अमेरिकी राजनीतिक विचारक और दार्शनिक थी जिन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के बारे में अपने अनोखे दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उनके विचार आज भी राजनीतिक दर्शन और मानवाधिकारों के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ उनकी जीवन का प्रारंभिक चरण। हन्ना अरेंट का जन्म 14 अक्टूबर 1906 में हैनोवर जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और विचारशील था और बचपन से ही उनके अंदर पढ़ाई और ज्ञान के प्रति गहरी रुचि थी। उनके पिता का निधन जब वे छोटी थी तब हो गया था और उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया। छोटी उम्र से ही अरेंट ने दर्शन, साहित्य और राजनीति में गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उनका बचपन एक ऐसे वातावरण में बीता जहां वे दुनिया की कठिनाइयों और समाज के अन्याय के बारे में जागरूक हो सकी। हन्ना को जर्मनी से भागना पड़ा क्योंकि जब 1933 में एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आई तो यहूदियों पर अत्याचार और भेदभाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अरेंट एक यहूदी परिवार से थी और नाजी सरकार यहूदियों के खिलाफ कठोर नीतियां लागू करने लगा, जिसमें उनकी स्वतंत्रता, शिक्षा, काम और सामान्य जीवन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अरेंट ने नाजी शासन के दौरान यहूदियों के खिलाफ हो रहे अन्याय को न केवल देखा बल्कि उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक संगठन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहूदी विरोधी प्रोपेगेंडा का अध्ययन करना शुरू कर दिया, लेकिन नाजियों को उनके काम का पता चल गया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का खतरा पैदा हो गया। इस कारण वे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हन्ना को जर्मनी छोड़ना पड़ा। वह पहले पेरिस, फ्रांस चली गई, जहां उन्होंने शरणार्थियों के साथ काम किया, लेकिन जब नाजी सेना ने फ्रांस पर भी आक्रमण कर लिया तब उन्हें अमेरिका भागना पड़ा। अच्छा। हन्ना अरेंट ने काम को 3 सत्रों में बांटा है जिन्हें उन्होंने अपनी किताब द ह्यूमन कंडीशन में विस्तार से बताया है। अच्छा। लेबर और वर्क, एक्शन। लिखो लेबर, वर्क और एक्शन। ठीक है। काम को 3 भागों में बांटा है ना। अच्छा। काम को लेबर, एक्शन है ना जी, और क्या था? वर्क। अच्छा रुको एक मिनट। देखो, सबसे पहले जो इन्होंने इसकी जीवनी बताई, क्या आप में से कोई बच्चा ऐसी ज़िंदगी चाहेगा कि कई बार हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन में ही पापा चले गए, ठीक है, मम्मी ने उनको पाला और जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि भाई आपकी नस्ल या खिलाफ। देखो, ऐसे दौर में रहते हुए भी आपने जो है मतलब संघर्ष किया। देखो इस लेडी ने, और अभी आप जब इनका वर्क पढ़ेंगे आगे तो कितना निखर कर आए। तो इसके लिए एक मुहावरा बोलो जरा, कोई अच्छा सा। कौन सा मुहावरा होता है? कोई मुहावरा बताओ इसके लिए, इनकी महानता के लिए, इनकी जीवन की चुनौतियों के लिए, और जो इन्होंने किया उसके बाद कोई मुहावरा बताओ अच्छा। जैसे क्या बोलते हैं उसको, लोहे में नहीं, आग में तपके हैं सोना, क्या होता है? कुंदन होता है ना। देखो उसका मतलब है ज़िंदगी में एक जो महान शख्सियत होती है वो बुरे से बुरे वक्त को ही अपनी क्षमता बनाता है, ठीक है। तो कितना हमारी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं यार, इनकी ज़िंदगी में देखो आप, और अपना घर बार छोड़ के भागी होगी, पर इसने संघर्ष के लिए फोकस किया, ना कि सिर्फ रोती रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि उसको सुधारने की इसने क्या की, कोशिश की, है ना। तो ये हमसे इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हन्ना से। शाबाश। हाँ कोई बात नहीं, ये साफ करने के लिए करो, शाबाश। अच्छा, लेबर है एक बोला मैडम ने, है ना। एक बोल रही है मैडम एक्शन, दूसरा बोल रही है वर्क। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बोलिए, शाबाश। हन्ना के अनुसार लेबर वह काम है जो इंसान अपनी जीविका के लिए शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। उदाहरण के लिए भोजन पकाना, सफाई करना, खेती करना आदि ऐसी गतिविधियां हैं जो इंसान को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। लेबर का काम प्रकृति के चक्र पर निर्भर करता है और इसे नियमित रूप से दोहराना पड़ता है। इसे जैसे रोज भोजन बनाना, खाना बनाना, फिर भूख लगना, फिर खाना बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करना है, न कि कुछ स्थायी चीजें बनाना या रचनात्मक व्यक्त करना। उसके हिसाब से ये सबसे इंफीरियर लेवल का काम है। हन्ना ने लेबर के स्तर पर इंसान को एनिमल लेब्रॉन्स का नाम दिया है। अच्छा, एनिमल लेब्रॉन्स मतलब काम करने वाला, मतलब जानवर। जैसे जानवर भी अपनी जीविका के लिए काम करते हैं, वाह, वैसे इस हद तक इंसान कुछ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव नहीं करता है, वाह, कुछ परमानेंट नहीं बना पाता है। सही।
एनिमल लेब्रॉन्स का अर्थ है कि जिस सतर पर इंसान का जीवन मुख्य रूप से उसकी शारीरिक जरूरतों और आवश्यकताओं पर आधारित होता है, जिसमें रचनात्मक या व्यक्तिगत पहचान का कम स्थान होता है। अरेंट के अनुसार इस सतर पर इंसान सिर्फ जीने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, जैसे अन्य जीव जंतु करते हैं। चक्रीय और क्षणिक प्रकृति। लेबर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी चक्रीय प्रकृति है। इसे बार बार करना पड़ता है और यह कभी समाप्त नहीं होता। हन्ना का मानना था कि लेबर का कार्य जीवन के साधारण चक्र में बंधा हुआ है, इसलिए इसे दोहराने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। सही। उदाहरण के लिए भोजन पकाना और खाना खाने का काम कभी खत्म नहीं होता। इंसान को हर दिन भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार साफ सफाई और शारीरिक जरूरतों के अन्य कार्य भी रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराए जाते हैं। सही बात। लेबर एंड फ्रीडम। अरेंट के अनुसार लेबर के कार्य में स्वतंत्रता की भावना की कमी होती है, क्योंकि यह कार्य शरीर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। इसमें इंसान को अपनी मर्जी से या अपनी पसंद से ज्यादा काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती। रुको ज़रा, हम इसको वो भी करते क्रिटिकली भी देखते हैं। आप बोलो भाई बेटे, क्या जो जैसे घर में आप काम करते होगे, खाना बनाने का जो भी घर का काम, क्या सच में ही वो मतलब जैसे उसने बोला कि भाई ये डल काम है, मशीनी काम है, यंत्रवत, फ्रीडम नहीं होती। आप कैसे देखते हो इसको? एग्री करते हो जो इसने बात बोली, इन्होंने बात बोली अन्ना ने, कि जो रोज़ का जो काम है हमारा, खाना खाना, नहाना धोना, या जो भी घर के काम है, झाड़ू मारना, सफाई करना, ये मतलब एक साइक्लिक और पशुवत काम है। कैसे देखते हो आप? ऐसा सच में ठीक है ये बात की गलत? नहीं सर, ये तो हमारी मूलभूत चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं ना। लेबर के रूप में इसे देखें क्योंकि हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे, फिर हमें अपनी मूलभूत ज़रूरतों में ही रहना पड़ रहा है। तो आप इसको मतलब इस काम को एक मतलब बेस काम मानते हैं, या ये भी काम अपने आप में बड़ा ही ब्यूटीफुल काम है? ये भी सर अपने आप में ब्यूटीफुल काम है, क्योंकि हम अपने लिए खाने कमाने के लिए कर रहे हैं वो काम। हाँ ये भी बात है ना, पर इसने इसको थोड़ा सा निकृष्ट माना है बेटा ना। आगे बोलो, शाबाश। उसका मानना था कि लेबर के कार्य में इंसान का ध्यान जीवन के स्थायित्व पर नहीं बल्कि जीवन को बनाए रखने पर होता है। सही बात। इसलिए इसमें इंसान की रचनात्मकता या उसकी स्वतंत्र पहचान का बहुत कम स्थान है। ठीक है। लेबर एंड सोशल स्टेटस। अच्छा, एक्शन पे नहीं आएंगे आप अभी सर। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। लेबर एंड सोशल स्टेटस। अच्छा। अन्ना के अनुसार लेबर का कार्य समाज में आमतौर पर बहुत कम महत्व रखता है, क्योंकि इससे ऐसा कार्य माना जाता है जो इंसान की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ है, न कि उसकी पहचान या समाज में उसकी स्थिति से। ऐतिहासिक रूप में भी लेबर के कार्य को समाज में निम्न स्थान पर रखा गया है, जबकि रचनात्मक या बौद्धिक कार्य को उच्च स्थान दिया गया है। अरेंट का मानना था कि अच्छा, अभी हिस्ट्री दे रही है जैसे भाई लेबर के हमेशा कम दिहाड़ी है, पेंटर को ज़्यादा है, और उनको सर रिस्पेक्ट भी कम मिलता है। हाँ। अगर देखा जाए रियल पर्सपेक्टिव से देखें। अच्छा गुड। अच्छा आगे बोलो, शाबाश। लेबर एंड कंज्यूमर सोसाइटी। अरेंट ने यह भी बताया है कि मॉडर्न उपभोक्ता समाज में लेबर का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उपभोक्ता बाद में उत्पादन और उपभोग का चक्र तेजी से चलता रहता है। हाँ। उपभोक्ता समाज में लोग अधिक चीजें चाहते हैं और इसलिए उत्पादन और उपभोग का चक्र लगातार चलता रहता है। इस प्रक्रिया में लेबर का कार्य अधिक आवश्यक हो गया है, लेकिन ये साइक्लिक है, फिर भी इसे क्षणिक और स्थायी बना रहता है। अपने उत्पादन बढ़ाने के बावजूद लेबर की चक्रीय प्रकृति नहीं बदलती, इसे निरंतर रिपीट करने की जरूरत होती है। वर्क। पर एक बात है, देखो ये बोल रहे हैं कि मॉडर्न टाइम में कंजप्शन हो रही है, बहुत लेबर लगानी पड़ रही है और लेबर का महत्व बढ़ रहा है ना। देखो ये कब लिख रही, इसकी डेथ पता नहीं कब हुई बस ये इनकी। बुरी अगर लेबर का महत्व बढ़ भी रहा है, लेकिन हाँ। अगर हम ये देखें जो लेबर के स्तर पर काम होता है वो फिर भी परमानेंट नहीं होता है, वो साइक्लिक ही होता है, उसे रिपीट करते रहना पड़ता है। मतलब लेबर को रिपीट करना पड़ता है। वही बोल रहा हूँ, देखो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई ना, एक तो उस काम को आदमी को करने की जरूरत नहीं रहेगी, और जो लेबर का महत्व बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में लेबर बेली हो जाएगी, क्योंकि मशीनें ही कर देगी। जब सूट ही सिलना तो मशीन बढ़िया कर लेगी, वही काम करना बार बार। तो आज तो इसके टाइम में थी नहीं संभावना ना, पर आज ये संभावना हो चुकी है। शायद कई चीज़ों से लेबर ही क्या हो जाएगी, बेली हो जाएगी बेटा। शाबाश। वर्क। हन्ना ने वर्क के स्तर पर इंसान को होमो फेबर का नाम दिया है। होमो फेबर। अच्छा। होमो फेबर का अर्थ है मनुष्य जो बनाता है या मेकिंग मैन। इस स्तर पर इंसान केवल अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी दुनिया को बदलने और चीजें बनाने के लिए काम करता है। वाह। वर्क का उद्देश्य ऐसे स्थायी निर्माण करना है जैसे उपकरण, इमारतें और अन्य वस्तुएं जो समाज में दीर्घकाल तक उपयोगी रह सके। हन्ना अरेंट के अनुसार होमो फेबर वह इंसान है जो सोच समझकर अपनी आवश्यकताओं से परे जाकर रचनात्मक और उपयोगी चीजें बनाता है। बहुत बढ़िया। इसका उदाहरण देगी तानिया। तानिया को उदाहरण दो ऐसा, कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब जो ये वह एक्शन वाला काम किसी ने किया हो, कोई उदाहरण आपकी नज़रों में, कोई जैसे डेफिनेशन पड़ी जो कि बंदे के बाद भी रहेगा और समाज के लिए रहेगा, कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं आप? कुल्लू में कोई बच्चा देगा? लालचंद प्रार्थी कला केंद्र देखा है आपने? हैं
तो देखो उन्होंने अपनी ज़मीन दान दी, चलो बनाया किसी ने भी हो, पर वो हमेशा के लिए रह गया ना वो, तो कई पीढ़ियाँ निकल जाएगी तो उनका नाम रहेगा, है ना। आगे बोलो, शाबाश। हन्ना का एक्शन का सिद्धांत उसकी किताब द ह्यूमन कंडीशन में विस्तार से बताया गया है। अच्छा। उनके अनुसार एक्शन इंसान के जीवन का सबसे उच्चतम और महत्वपूर्ण सत्र है, जहाँ अच्छा। व्यक्ति अपनी पहचान और स्वतंत्रता को समाज में व्यक्त करता है। अच्छा। एक्शन का उद्देश्य केवल भौतिक चीजें बनाना या जीविका चलाना नहीं, बल्कि यह संवाद और स्वतंत्रता के माध्यम से समाज में कुछ नया और अनोखा लाने का साधन है। अच्छा, 2 ही काम बताए उन्होंने, एक्शन और वर्क, लेबर नहीं है कि 3 बताए? 3 था, एक था उसमें लेबर, वर्क और एक्शन। अभी कौन कौन सा बता दिया आपने? लेबर बता दिया, वर्क बता दिया, एक्शन बता रही हूँ। अब एक्शन में आए आप, ओके ओके, ये उसके सबसे बड़ा, सबसे सुपीरियर टाइप ऑफ वर्क। ठीक है। मीनिंग ऑफ एक्शन, हन्ना के अनुसार एक्शन का अर्थ है संवाद के माध्यम से अपनी पहचान और विचारों को समाज में प्रकट करना। यह एक ऐसी गतिविधि है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारधारा और स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। एक्शन का उद्देश्य कोई स्थायी वस्तु या भौतिक चीज बनाना नहीं, बल्कि लोगों के बीच संवाद और संबंधों को बनाना है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। एक्शन एंड फ्रीडम, हन्ना अरेंट के अनुसार एक्शन ही एक माध्यम है जिसमें इंसान अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है और समाज में अपनी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। अरेंट का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव तभी होता है जब इंसान बिना किसी दबाव या बंधन के समाज में अपने विचारों को पहचान सकता है और व्यक्त कर सकता है। जब लोग सार्वजनिक स्थान पर अपने विचारों को साझा करते हैं तो यह एक्शन के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। इम्पोर्टेंट ऑफ प्लुरलिटी, अरेंट ने अनेक एक्शन के सिद्धांत में प्लुरलिटी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार एक्शन तभी संभव है जब लोग एक दूसरे से अलग हो, यानी जब हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान, विचार और दृष्टिकोण हो। देखो अभी ये एक्शन के कई गुण बताए इसने इस पैराग्राफ में, कि क्या क्या पता लगा आपको, बताओ। आप लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई किया भाई, वो एक्शन कब होगा, कहाँ कहाँ होगा, बताओ। कुछ विशेषताएं पढ़ रही थी हंसा जी, आप बता सकते हो कोई विशेषता एक्शन की जो इन्होंने पढ़ा, एक्शन की विशेषताएं? फिर से बोलो एक बार दोबारा, और एक मिनट, और सारे लोग ध्यान से नहीं, आप मत बताओ, आप पढ़ो पहले फिर इनसे पूछते हैं। फिर से बोलो एक्शन। अरेंट ने एक्शन के सिद्धांत में प्लुरलिटी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार एक्शन तभी संभव है जब लोग एक दूसरे से अलग हो, यानी जब हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान, विचार और दृष्टिकोण हो। अच्छा चलो आप बोलो पहले, चलो कोई बात नहीं। सर ये बोलते हैं जैसे एक्शन तभी पॉसिबल जब हर इंडिविजुअल की एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, हाँ। एक उसका डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो, तभी एक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि तभी हमारे बीच जो है संवाद होगा। नहीं ये तो है ना भाई कि देखो ना, सबसे पहले क्या बोल रही हो, पब्लिक एक्शन तब है, आपने बोला शुरू में, जब एक पब्लिक प्लेस पे पब्लिक स्फीयर में है ना, जब हम कोई संवाद करते हैं। अकेले मन में तो नहीं होगा, पब्लिक स्पेयर होना चाहिए और संवाद होगा। संवाद तभी होगा बेटा जब 2 अलग बंदे होंगे, सेम ही होंगे, तो क्या संवाद करना है? डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा उनका, तभी हाँ, संवाद होगा। और पब्लिक स्पेयर में मिल करके आप संवाद करेंगे, है ना। शाबाश, आगे बोलो। भिन्नता का अर्थ है कि हर इंसान अद्वितीय है और अपनी पहचान को समाज में प्रकट करना चाहता है। अरेंट के अनुसार यह भिन्नता समाज में संवाद और एक्शन को जन्म देती है, जिससे समाज में नए एक्शन और परिवर्तन की संभावनाएं बनती है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल। पब्लिक रिलम ऑफ एक्शन, अरेंट के अनुसार पब्लिक रिलेम ऑफ एक्शन, स्पेयर मतलब, अच्छा बोलो। अरेंट के अनुसार एक्शन का असली स्थान सार्वजनिक क्षेत्र है। यह वो जगह है जहाँ लोग मिलकर संवाद करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान और उसके विचार समाज के सामने प्रकट होते हैं। यह वह स्थान है जहाँ लोग अपने व्यक्तिगत विचारों और पहचान को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और यह समाज में नए विचारों को लाने का मार्ग बनता है। बहुत बढ़िया। अरेंट के अनुसार यह सार्वजनिक क्षेत्र ही असली लोकतंत्र का आधार है, जहाँ लोग बिना किसी भय के संवाद कर सकते हैं। क्या बात है। एक्शन एंड प्री एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ओमा बोलेगी, ओमा अगर भय है तो संवाद में क्या दिक्कत है? इसने बोला बिना किसी भय के लोग अपनी बात रख सकते हैं। मान लो अगर भय भी हो तो उससे क्या दिक्कत आएगी बात रखने में? तो वो सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाएंगे। क्यों? अच्छा डरेंगे, है ना, कोई एक्शन हो जाएगा ना और लोग अपनी बात दबाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्शन एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अरेंट का मानना था कि एक्शन का परिणाम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। अच्छा। क्योंकि एक्शन लोगों के बीच संवाद और विचारों के आदान प्रदान का परिणाम होता है, इसलिए इसका परिणाम पहले से तय नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जब लोग सार्वजनिक स्थान पर किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो यह अनिश्चित होता है कि इस चर्चा का परिणाम क्या होगा। एग्री करते हैं आप इससे कि नहीं? आप करती हो एग्री जो आप पढ़ रही हो? उदाहरण दो फिर कोई। सर जैसे हम आपस में फ्रेंड रोज बात करते हैं, हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हाँ। अब ये हमारा फिक्स नहीं होता कि हम करेंगे ये कि नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा हम रोज करते हैं। अच्छा, कोई और दो उदाहरण भाई इस चीज़ का, कि जब कोई आप कहीं मिलकर बैठे हैं
तो आप ये तय नहीं कर पाओगे इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। कौन देगा उदाहरण, बोलो भाई, कोई देगा बच्चा, कोई ऐसा उदाहरण है? इन्होंने अपनी तरफ से दिया, आप लोग दो कोई। मान लो जैसे इस सदन में आप बैठे हैं और आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम मिल करके कोई नेट की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है जी। एक बैठक हो रही है और इसके लिए पैसे भी इकट्ठे करें, कोई बुक्स वगैरह भी लेंगे, ठीक है जी। तो जब आप शुरू करेंगे ना, हो सकता है जिया का कोई विचार हो, इनका कोई विचार हो, किसी और का कुछ और विचार हो, जब वो सारे विचार आपस में टकराएंगे, विचार होंगे, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो पहले जिया नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता कि वहाँ कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, क्योंकि आज़ादी है ना। अगर तानाशाह है, पता है मैं नहीं बोलना है, बाकी कोई बोल ही नहीं सकता, और मेरी समर्थक वाली लड़की खड़ी होगी और वो मेरे हाँ में हाँ ही क्या करेगी, मिलाएगी और बहुमत से प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाए। पर जब सबको आज़ादी है तो आप ये नहीं बता सकते कि फाइनल डायलॉग क्या होगा और किसके समर्थन में लोग मतलब इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात सही है। तो ये बोलती है हन्ना, जब भी आप कलेक्टिव एक्शन की तरफ जाएंगे बेटा, इसका रिजल्ट क्या होगा आप बता नहीं सकते, कोई फिक्स नहीं कर सकता इसको। ये अपने आप जैसे कि क्या बोले, जैसे कि कोई जो प्रोसेस करने के बाद स्वतः रिजल्ट लाता है, उस तरह का होगा ये। तो इसकी फिक्सिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये तानाशाही से क्या हो जाएगा, मुक्त। तो ये तानाशाह हमेशा क्या करते हैं, वो डायलॉग को फिक्स कर देते हैं कि मैं ही बोलूँगा और बाकी लोग मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, बल्कि क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो मैंने बोले, वही बच्चे उठेंगे या वही लोग प्रश्न उठाएंगे जिनको मैंने प्रश्न चेक किए हुए, जिसका मेरे पास क्या है, उत्तर है। कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसका मेरा उत्तर ही नहीं, सारा डायलॉग ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो हमेशा इसलिए इस लेडी ने ना अरण्यत ने डायलॉग को और संवाद को बहुत ज़्यादा क्या दिया, महत्व, है ना। शाबाश, बोलो बेटिया। अरेंट के अनुसार यही अनिश्चितता एक्शन को विशेष और इम्पोर्टेंट बनाती है, बिल्कुल। क्योंकि यह समाज में बदलाव और नए विचारों को जन्म देने की क्षमता रखता है। एक्शन एंड रिमेम्बरेंस। हन्ना अरेंट के अनुसार एक्शन के माध्यम से व्यक्ति की पहचान और उसके विचार समाज में स्मरण का हिस्सा बनता है। एक्शन का एक ऐसी गतिविधि है जिसका प्रभाव केवल वर्तमान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह भविष्य में भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जब लोग एक्शन के माध्यम से कुछ अनोखा या साहसिक कार्य करते हैं तो वो कार्य इतिहास में याद रखा जाता है। यह स्मरण समाज के लोगों के आगे भी प्रेरित करता है और समाज के निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है। रुका दो इसका उदाहरण जो इसने बोला। सर रिमेम्बरेंस में बोलती है नहीं रुको, आप रुको, अभी ये बोलेंगे। जो इसने बोला समझ आया कि नहीं आया? चाइनीज तो नहीं थी, चाइनीज थी। अच्छा फिर से बोलो जरा ये। नहीं आप मत बोला, आप पहले पढ़ो, क्या पढ़ा आपने? हन्ना अरेंट के अनुसार एक्शन के माध्यम से व्यक्ति की पहचान और उसके विचार समाज में स्मरण का हिस्सा बनते हैं, मतलब मेमोरी बन जाते हैं, याददाश्त रहती है। आगे बोलो। एक्शन एक ऐसी गतिविधि है जिसका प्रभाव केवल वर्तमान तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि यह भविष्य में भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। गुड। अच्छा दो भाई, कौन देगा इसका उदाहरण? बड़े बड़े उदाहरण है इसके, आप कौन, आपने देना? दो बोलो, दो उदाहरण कोई। जैसे सर रतन टाटा थे तो उन्होंने जो इंडस्ट्री में जैसे टाटा कंट्रीब्यूट किया देश के लिए, तो अब उनकी डेथ भी हो चुकी है, बट उनके काम को हाँ मतलब उनकी वफात, उनकी डेथ के बाद भी आज टाटा का जब नाम होगा तो उसकी पुरानी बातें डील की जाएगी। चाहे उसने वो जो कोरोना काल में देश को दान दिया हो या कई उन्होंने काम किए हों, तो वो याद करेंगे हम आज, ठीक है ना। मतलब आपके जो एक्शन है वो आपके जाने के बाद पूरे समाज की याददाश्त रहेगी उसकी। ये छोड़ो, जैसे भगत सिंह है, अपने वो है क्या थे वो पंडित जो थे वो एक और थे यार, वो सरफरोशी की तमन्ना वाले, अब हमारे दिल में है, फांसी पे चढ़ गए थे वो भी। हाँ बगदे और भी थे, बिस्मिल जी। तो वो लोग चढ़ गए फांसी पे, कब के चढ़ गए, पर हर दिन जब हम उनको याद करते हैं तो क्यों करते हैं, कुर्बानियाँ याद करते हैं ना उनकी। तो आपके एक्शन आपके जाने के बाद भी, जैसे अम्बेडकर को याद करते सोशल जस्टिस के लिए, तो अम्बेडकर कोई तो कर गया काम, पर हर दिन जब उनका जन्मदिन होता है या कोई ऐसी घटना घटती है तो हम उनकी तस्वीर लगाते हैं वहाँ, है ना जी। तो वो है, ठीक है जी। बोलो आप, बोलो। अरे आप बोलो, आप क्या बोलना चाहती थी, आप भी बोलो। यही बोलते सर, जो एक्शन है इससे जो है और भी मोटिवेशन मिलती है ऐसे काम करने की फ्यूचर में। बहुत बढ़िया, बोलो अंसारी। सर हो गया। थैंक यू, ताली बजाओ इनके लिए।